शुरू करो भैया, जो लास्ट क्लास में तुम पढ़े हो उसके आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया है अभी तक आपको चैप्टर नंबर 3 में, मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूं, और आज हम लोग नोट्स देखेंगे और आपको मैं इसका नोट्स भेजूंगा। चैप्टर 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, पुरानी भी दे दोगे तो कोई इशू नहीं है, अभी तक दिए नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी भी दे दो चल जाएगा। भाई आपको 3 तरह के सेक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मैंने आपको बताया, मैंने आपको पब्लिक कॉरपोरेशन बताया। बेटा वीडियो बंद कर दो। पब्लिक कॉरपोरेशन बताया, इसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं। और मैंने आपको क्या किया, गवर्नमेंट कंपनी क्या है ये बताया। आप मेरे को बताओ, अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाना है तो कितना % शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की होनी चाहिए, बोलो। अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाना है तो कितना % शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट की होना चाहिए? वेरी गुड, 51% एंड अबव, यही आपको मैंने बताया था। तो अब इसको एक बार देख लो, अच्छे समझ लो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या था? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बताया है। कहने का मतलब ये है, दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं आपको पढ़ाया हूं, ये मैं आपको बताया हूं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे रेलवे, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, और सब में मिनिस्टर होते हैं, बात बताया। स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होती है मैंने आपको बताया है। तो ये वो है, ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बन रही है। ये भी मैंने आपको बताया। स्पेशल एक्ट मतलब क्या, स्पेशल लॉ से बन रही है पार्लियामेंट के। ये भी मैंने आपको बताया। इसका एग्जाम्पल आपको मैंने क्या दिया था, LIC दिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिया, IRCTC दिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल, RBI, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स। फिर मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी बताई। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या बताया, कंपनी इन विच 51% or more share is held by government। 51% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं दिया था, तो आज मैं आपको दे दे रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। इसका एग्जाम्पल है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसका एग्जाम्पल है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये सारे एग्जाम्पल है। तो आप कैसे याद रखोगे, अगर आखिरी में लिमिटेड वर्ड लिखा है तो गवर्नमेंट कंपनी में आ जाएगी, ठीक है। अगर कॉरपोरेशन वर्ड लिखा है तो पब्लिक कॉरपोरेशन हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है ऐसा तो उसको तुम क्या मानोगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मानोगे। अभी तक बता दो, मैंने जो बोला मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? हैंड रेस कर दो, मेरे को समझ आ जाए। मेरी बात अभी तक समझ आई कि मुझे कुछ रिपीट करना चाहिए, ये बताओ। आ गई? आपको कुछ पूछना है मुझसे? आपको मुझसे कुछ पूछना है? एक बार रिपीट कर दूं। देखो, हम चैप्टर 3 जो पढ़ रहे हैं ना, पब्लिक सेक्टर्स या फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्या होता है पब्लिक सेक्टर? ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस जिस पर फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तो 3 कैटेगरी के होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जनरल पब्लिक को सर्व करते हैं। इन्हें मिनिस्ट्री बोला जाता है, इसके हेड जो होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, रेलवे हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा,
पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है? ये वो बॉडी है जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट तो नहीं है, पर हमारे पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जा रही है, या पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बन रही है। स्पेशल एक्ट मतलब इनका लॉ भी साथ साथ बना दिया जाता है, ऐसा कानून जिससे ऑर्गेनाइजेशन चल सके, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IRCTC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हमारे देश की कॉर्पोरेशन से जो पार्लियामेंट से बनी है। तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% से ज्यादा शेयर या ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। इसके एग्जांपल्स में आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो अगर आपको MCQ पूछ देता है तो आप कैसे पहचानोगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कि कॉर्पोरेशन है, कि गवर्नमेंट कंपनी है? तो लिमिटेड वर्ड दिखा रहे तो याद रखना गवर्नमेंट कंपनी है, कॉर्पोरेशन दिखा रहे तो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, और कुछ ना दिखा रहे तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो चलो मेरे को ये 2-3 बताओ, ये क्या है मेरे को बताना। सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, दूसरा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तीसरा MTNL। सबसे पहले बताओ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है? अंडरटेकिंग है, कॉर्पोरेशन है कि कंपनी है? बोलो सब लोग बताओ मेरे को, ये पहला वाला जो है अंडरटेकिंग है कि कॉर्पोरेशन है कि कंपनी है? बिल्कुल सही बोला आपने, ये सबसे पहला वाला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना। अच्छा, दूसरा वाला क्या है भाई? हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको ESIC बोलते हैं, ये हमारा क्या है? दूसरा वाला जो है वो हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन है, दूसरा वाला हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन है। और तीसरा वाला MTNL। MTNL क्या है? तो MTNL का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है मुंबई टेली नेटवर्क लिमिटेड। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा ये बताओ ये क्या होगी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनी अंडरटेकिंग के की कॉर्पोरेशन है? ये गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब आप अब ये सीख गए हो और आपको इसमें अब दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को तुम समझो। अब इसके थोड़ा नोट्स पढ़ देते हैं। मेरिट डीमेरिट मैंने बोला था जब चैप्टर के मेन हिस्से करा दूंगा तो आपको मेरिट डीमेरिट कराऊंगा। तो आप ये नोट्स देख लो, यही नोट्स मैं अभी आपको भेजने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके, ये आपका चैप्टर है फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो, सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं, ये नोट्स में पढ़ना रहेगा अपने को। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस उन बिजनेसेस को बोलते हैं, आर द बिजनेसेस ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। हमारे जैसे लोग जब किसी बिजनेस को रन करते हैं तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, या मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपनी बनाकर। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मैंने पूरा बताया। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ऐसे बिजनेस होते हैं, आर द बिजनेसेस ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, ये याद आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। 3 तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है। नंबर 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर 2 स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट कंपनी। 1 2 3। अब ध्यान से देख लो, मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर का मतलब बताया। प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म क्या क्या होते हैं हमारे? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। ऐसे प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है, इस पर हम जैसे लोगों का कंट्रोल है। पब्लिक सेक्टर क्या है? ऐसे बिजनेसेस जिसको गवर्नमेंट रन करती है। कौन सी गवर्नमेंट? तो सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी।
तो पब्लिक सेक्टर भी तीन तरह के होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या क्या है अगर बोला जाए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच, तो ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर को ओन प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं हमारे जैसे लोग, और पब्लिक सेक्टर को कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक का भला करना, वेलफेयर करना। एयरटेल के जो चार्जेस है हमेशा याद रखना बीएसएनएल से ज्यादा होते हैं, क्योंकि एयरटेल प्राइवेट सेक्टर है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, बीएसएनएल आपका भला करना चाहता है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल एम, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव मायने नहीं रखता, लेकिन पब्लिक सेक्टर को लॉन्च ही इसलिए किया गया ताकि सोशल ऑब्जेक्टिव किया जा सके, मतलब सोशल वेलफेयर किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव कंपनी। और पब्लिक सेक्टर के तीन होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एक और पॉइंट कर देते, ज्यादा सर हमें 5 पॉइंट पता होना चाहिए। मैनेज कौन करता है अगर मैं बोलूं तो इसको मैनेज करते हैं प्रोफेशनल लोग, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को, और इसको मैनेज करते हैं पब्लिक सेक्टर को ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट मतलब होता है आईएएस, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर को मैनेज करते हैं। आप मेरे को ईमानदारी से बताओ आपको पांचों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए, हाँ या, और कोई पॉइंट आपको रिपीट करना है तो बताओ, मैं रिपीट भी कर दूं। कोई ऐसा पॉइंट जो एकदम सिर के ऊपर से गया, नहीं समझ आया? कौन सा रिपीट करना है अमन? देखो बहुत इजी है यार, सबसे पहले तो ओनरशिप देख लो। प्राइवेट सेक्टर में आम लोगों की ओनरशिप है, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की ओनरशिप है। प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। मैं बिजनेस करूंगा तो क्यों करूंगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। गवर्नमेंट क्यों करेगी, वेलफेयर के लिए करेगी। एम, सोशल वेलफेयर कोई एम है क्या, प्राइवेट सेक्टर का ऐसा कोई एम नहीं है। गवर्नमेंट तो अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च ही करती है कि उस सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए। कैसे कैसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव कंपनी। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। कौन मैनेज करता है, प्राइवेट सेक्टर को प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, हम अच्छे से अच्छे लोग को लाते हैं, और पब्लिक सेक्टर को ब्यूरोक्रेट मैनेज करते हैं, मतलब जो आईएएस लोग होते हैं वो करते हैं। एक और पॉइंट अगर करना हो तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला कर दो। प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटिक्स नहीं होती, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बोलोगे पब्लिक सेक्टर, तो क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, रेलवे, टेलीफोन, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जांपल। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के इंडियन एयरलाइंस, आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई। कितने लोग को यूटीआई का फुल फॉर्म पता है, कितने लोग को यूटीआई का फुल फॉर्म पता है? मैं बता दे रहा हूं, याद रखना। यूटीआई एक सेविंग स्कीम कॉर्पोरेशन है हमारे देश में, इसका फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भी पार्लियामेंट से बनाई गई थी। तो याद रखना, एलआईसी, आरबीआई, यूटीआई सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन है। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल आप यहाँ पे और ले लो, सेल ले लो, एसएआईएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मारुति उद्योग को मत पढ़ना, एचएमटी लिमिटेड। तो एग्जांपल भी आपको पता होने चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया और आपको ये क्लियर होगा, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ये एग्जांपल्स अगर आपको आता है क्वेश्चन की, राइट टू एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो रेलवे और डिफेंस लिख देना। अगर राइट टू एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पूछता है तो आरबीआई, एलआईसी लिख देना। और अगर बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी का 2 एग्जांपल दो, या अक्सर 1 मार्क और 2 मार्क में एग्जांपल पूछता है, तो भेल और सेल लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर भेल ना याद रहे तो बीएसएनएल। आपको अभी तक मेरी बात समझ आ गई होगी और आपको दिक्कत नहीं गई होगी। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको इसकी थ्योरी करा दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स पढ़ने में तकलीफ ना जाए। अब मैं आता हूँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे। सबसे पहला फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर है।
हर लाइन पढ़ के दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। The government functions through these departments and activity performed them are integral part of functioning of government। ये सबसे पुराना सिस्टम है सरकार को चलाने का। गवर्नमेंट अपने सारे फंक्शन इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू कराती है और ये डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का इंटीग्रल मतलब कभी ना हटने वाला पार्ट है, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझ आ गया क्या? मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पुराना फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर है ये। गवर्नमेंट अपने सारे काम डिपार्टमेंट्स के थ्रू करती है और ये डिपार्टमेंट कभी भी गवर्नमेंट से अलग नहीं हो सकते, इंटीग्रल पार्ट है। आप बताओ ये लाइंस आपको समझ आ रही है कि नहीं? हैंड रेस करके हाँ या ना फटाफट बताओ। आ रही है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अच्छा, ये ना सूटेबिलिटी को ना काट दो, अभी 2020-21 में सूटेबिलिटी आपको ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पे मत दिमाग लगाना। सूटेबिलिटी पे फीचर्स पे आना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स पे आना। सबसे पहला फाइनेंस। फाइनेंस मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड। आप बिना इस शीट में देखे मेरे को ये बताओ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को पैसा कहां से मिलता है? मैं शीट छुपा दिया हूं, आप बताओ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा कहां से मिलता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा कहां से मिलता है आप बताओ फटाफट। आपको पता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। कहां से पैसा मिलता है बोल रहा हूँ। रेलवे को साल भर का खर्चा चलाने के लिए पैसा कहां से मिलता है याद करो। एक वर्ड दिया था मैं आपको, गवर्नमेंट शब्द नहीं यूज करेंगे, मैंने आपको एक वर्ड दिया था, बताओ। रेलवे को या कहीं से भी पैसा कहां से मिलता है इन लोग को साल भर का? कौन देता है इनको पैसा? गवर्नमेंट कैसे देती है पैसा? मैंने बोला था ट्रेजरी से साल में एक बार क्या निकाला जाता है? बजट निकाला जाता है। आपको ये बात मैंने बोली थी कि देश में जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट उनकी फाइनेंसिंग कहां से करती है? बजट से करती है। लाइन पढ़ो, इट इज फाइनेंस, इट मतलब क्या? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट थ्रू एलोकेशन। एलोकेशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इन एनुअल जनरल बजट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये बात मैंने आपको बोली है कि इनकी जो भी फाइनेंसिंग होती है या इनको जो भी पैसा मिलता है वो कहां से मिलता है? बजट से मिलता है। ठीक, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है वहां से साल भर का इनको क्या किया जाता है? पैसा दे दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा कहां से मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बजट से पैसा देती है, बजट निकालती है। दूसरी चीज, क्या यहाँ अकाउंटिंग होती है? तो हाँ बिल्कुल, जितनी भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के सबकी अकाउंटिंग होती है और सबका ऑडिटिंग भी होता है। कितने लोगों को ऑडिट का मतलब पता है? कितने लोग को ऑडिट का मतलब पता है? बोलो, सब लोग बताओ किसको किसको ऑडिट का मतलब पता है? बिल्कुल फ्रैंकली बताओ। नहीं पता? समझ लो, इंडिया में, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना, ऑडिट का भी मतलब आपको हर चीज में बेस से सिखा दे रहा हूं। आप जब कोई बिजनेस करते हो ना बेटा, तो बिजनेस के सारे हिसाब किताब की क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। आप तो पढ़ ही रहे हो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शंस की बराबर रिकॉर्डिंग होती है ना। पूरी एक डेफिनेशन पढ़े हो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने पढ़ा है। रिकॉर्डिंग होती है ना, अकाउंटिंग यही होता है। अब क्या होता है जब ये अकाउंटिंग एंड हो जाती है, तो क्या भरोसा अकाउंट सही है कि नहीं है? तो क्या किया जाता है, इस अकाउंट्स को ना चेक किया जाता है। ये इंडिपेंडेंटली चेक होता है। इंडिपेंडेंट चेक का मतलब होता है बाहर से एक सीए को बुलाया जाता है और उससे चेक कराया जाता है कि ये जो अकाउंट्स बने हैं हमारे बिजनेस में सही है कि नहीं, और इस एक्टिविटी को ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को चेक करना ऑडिट कहलाता है। अब जो मैं बोलूंगा वो बहुत अच्छे से याद रखना और ध्यान रखना। जितने प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस होते हैं, जैसे हम लोग जो बिजनेस करते हैं ना,
उनके जो अकाउंट्स का एग्जामिनेशन है, ऑडिट करने का काम है, वो चार्टेड अकाउंटेंट करता है, सीए करता है। और जितने पब्लिक सेक्टर बिजनेस है ना, ध्यान से सुनना, पब्लिक सेक्टर बिजनेस मतलब क्या, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या पब्लिक कॉर्पोरेशन है या अच्छा मैं बार बार पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलता हूँ तो इसका मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या गवर्नमेंट कंपनी है, तो इनका हिसाब किताब चेक करने का काम ना एक बॉडी करती है जिसका नाम है कैग, CAG। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर, COMPTROLLER एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा सा आप में मैंने मिस्टेक कर दी, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, C&AG। ठीक है, तो नॉर्मल प्राइवेट बिजनेस है तो याद रखना उनका ऑडिट सीए करता है, और अगर गवर्नमेंट के बिजनेसेस है तो उनका ऑडिट C&AG करती है। तो जैसे रेलवे कई साल का जो भी खाता या हिसाब किताब या अकाउंटिंग है, उसका ऑडिट कौन करेगा, तो उसका ऑडिट C&AG करेगा और रिपोर्ट बनाएगा अपनी, और रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को सौंप देगा, रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को सौंप देगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो क्या लिखा है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एज एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। अब ऑडिट कौन करता है, 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना C&AG करती है। क्या फुल फॉर्म है C&AG का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। देख लो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के आपको एकदम प्रॉपरली फीचर बता रहा हूँ। सबसे पहले इनको फाइनेंस या पैसा कहाँ से मिलता है, बजट से। इनका ऑडिट कौन करता है, तो C&AG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैनेज कौन करता है इनको, तो गवर्नमेंट अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू जो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज करती है, तो उसके जो मिनिस्टर्स रख देती है, मिनिस्टर्स रख देती है, मिनिस्टर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाते हैं। यहाँ एम्प्लॉइज कैसे अपॉइंट होते हैं, तो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी या एसएससी कहलाते हैं, और इसके थ्रू क्या किया जाता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में एम्प्लॉय रखे जाते हैं। सारे एम्प्लॉइज का जो है हेड होता है वो आईएएस कहलाते हैं या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर कहलाते हैं, जिनको एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में ट्रांसफर किया जाता रहता है। आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया होगा। मैं बोल रहा हूँ हमारे देश का जैसे रेलवे है ना, या जो हमारे देश का डिफेंस है ना, ये सब में एम्प्लॉइज कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए एग्जाम्स होते हैं। यूपीएससी का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, सारे गवर्नमेंट एग्जाम है। इन एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाता है। जो आपके टॉप एम्प्लॉइज होते हैं उनको आईएएस बोला जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर। आप बताओ अभी तक आपको 4 पॉइंट समझ आए कि नहीं, हाँ या ना, या कोई पॉइंट रिपीट करना है तो भी बता दो, तो मैं रिपीट कर दूंगा पॉइंट। बताओ बेटा, क्लियर हो गया आपको? बाकी लोग को फटाफट बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि वर्कर कैसे आएंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम जो मेनली जो है नेशन वाइड या देश भर में होते हैं, उनको यूपीएससी या एसएससी बोला जाता है। इन एग्जाम्स से यहाँ पर एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है। देखना, आपके घरों में रिश्तेदारों में पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे कोई ना कोई, तो क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में अपॉइंट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर याद रखो एम्प्लॉइज ऐसे आते हैं। देन इनकी बराबर अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये होता है कि ये आंसरेबल है पब्लिक को। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है। जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उनको 1-1 रुपए का हिसाब किताब पार्लियामेंट में ला के रखना होगा। हर सवाल का जवाब पार्लियामेंट में देना होगा। ये अपनी मनमानी नहीं चला सकते। दे आर आंसरेबल टू पब्लिक। मैंने आपको बोला है हमारे सिलेक्टेड लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो ये अपना सारा हिसाब किताब एक एक आंसर पार्लियामेंट में रखते हैं ताकि जनता का विश्वास बना रहे। आपको ये 5 फीचर एकदम अच्छे से समझ आ गए होंगे और 5 फीचर में डाउट नहीं आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। एडवांटेजेस आप सेल्फ पढ़ सकते हो, अभी नोट्स भेजूंगा, पढ़ देना। ठीक, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एडवांटेज बन जाएगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाँ अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, आंसरेबिलिटी, जनता को जवाब देना है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है बेसिकली वो जो है बजट है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी या देश के डिफेंस के लिए सबसे बेस्ट जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है। 4 एडवांटेज ध्यान रखना।
डिसएडवांटेज पे जैसे मैं आता हूँ या नुकसान पे आता हूँ, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पर ये होता है लोग इनिशिएटिव नहीं देते, खुद से कोई काम करना नहीं चाहते, बहुत सुस्त होते हैं। दूसरा यहाँ पे डिसीजंस जल्दी नहीं दिए जाते, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जब गवर्नमेंट फैसला लेने बोलेगी तभी दे पाओगे, वरना नहीं। यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको आगे उतना बढ़ने दिया नहीं जाता है। नुकसान बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबल नहीं है, जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आता। आज भी देखना सरकारी विभाग जैसे चल रहे वैसे ही चल रहे हैं, टाइम पे डिसीजंस नहीं होते हैं, यहाँ पर ये दिक्कत है। अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप ग्रोथ कर सकते हो, यहाँ उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, रेड टेपिज्म जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। रेड टेपिज्म के पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखो, इसको हिंदी में लाल फीताशाही बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि लैक ऑफ एक्शन है। मतलब ये है कि यहाँ एक इंसान के ऊपर इतने लोग हैं कि अगर वो खुद से कोई एक्शन लेना चाहे या काम करना चाहे तो उसको 100 लोग की परमिशन लेनी होती है, और जब तक वो परमिशन नहीं आती है तब तक उसका काम नहीं होता। आपने वर्ड सुना होगा फिल्मों में, फाइल अटकी है। तो फाइल अटकी है का मतलब क्या यार, ये एम्प्लॉय जो है, सरकारी एम्प्लॉय एक्शन लेना चाह रहा है पर उसके ऊपर के लोग सुस्त हैं, जिसके कारण वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। इसको रेड टेपिज्म बोला जाता है। तो ये आपको नहीं समझ आएगा पॉइंट, बाकी सब समझ आ गए होंगे। तो रेड टेपिज्म मतलब अब आप समझ लो लैक ऑफ एक्शन है, कि अगर कोई मेहनत से काम भी करना चाहे तो उसके ऊपर इतने सारे लोग हैं जो जल्दी काम नहीं कर पाते या नहीं करते, जिसके कारण ये पर्सन जो है, जो ईमानदार आदमी है, वो एक्शन नहीं ले पाता। ठीक है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, नेतागिरी बहुत चलती है। तो आप कुछ अच्छा भी करने जाओगे, पुलिस वाले बेचारे अच्छा भी करना चाहते हैं तो नेता लोग उनको अच्छा नहीं करने देते हैं। ये सारी चीजें होती है। आप बताओ, आपको मेरिट डीमेरिट समझ आ गए क्या पूरे? कोई ऐसा है जो मैं रिपीट करूं? आप बताओ, हैंड रेस करो फटाफट, आपको समझ आया कि नहीं है? कोई ऐसा डीमेरिट जो मैं आपको रिपीट करूं दोबारा? इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप में, ईशान सर डाल देंगे, है ना? ईशान सर ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, मैं उनको बोल दूंगा। वो ऐसा नहीं है साहिल कि पुलिस वाले रिश्वत देते, बहुत सारे ईमानदार भी हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी हैं, है ना? तो ये आपको ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मैंने मेरिट डीमेरिट और फीचर बता दिया। आपको ये वाला नोट्स मैं अभी भेज दे रहा हूँ थोड़ी देर में, आप पढ़ लेना। ठीक है, आप इन नोट्स को बेटा अच्छे से क्या करना, पढ़ लेना। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फीचर विचर बताऊंगा, मेरिट डीमेरिट और गवर्नमेंट कंपनी का बताऊंगा। हम लोग मंडे को ये चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं, मंडे को ये चैप्टर हमारा खत्म हो जा रहा है, ये बात मत भूलना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे सुन लो मैं जो बोल रहा हूं। टुमारो, कल टेस्ट दे दो बेटा, कल टेस्ट दे दो स्टैटिस्टिक का। ठीक है, टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लूंगा, एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, बना के देना मेरे को। ठीक, कहां तक जितना पढ़ा दिया उतना ही दे देना एक बार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लूंगा, जितना पढ़ाया उतने का टेस्ट दे देना। ठीक है, ये कर लो। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।